students, welcome all of you to my channel MVIC Maths and Physics. Today in this lecture I will start a new lesson, vector algebra. सदिश बीजगणित क्या होती है ये आपको इसमें जानेंगे। तो सबसे पहले सदिश और अदिश की डेफिनेशन शायद तुम लोगों को आती होगी। आती है? सदिश जानते हो? हाँ, सदिश वेक्टर क्या होते हैं जिनमें दिशा के साथ साथ नहीं कहेंगे, परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। दिशा प्लस परिमाण दोनों होते हैं। और अदिश स्केलर जिसमें केवल परिमाण हो, जिसमें केवल परिमाण हो और दिशा ना हो। इसमें से कुछ फिजिकल क्वांटिटी हैं, जैसे तीसरे प्रकार की भी होती है जिनको हम टेंसर फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। टेंसर जो कि सदिश और अदिश दोनों का व्यवहार रखती है, उनको हम टेंसर कहते हैं। जैसे जड़त्व आघूर्ण, टेंसर होती कैसे होती है जो सदिश और अदिश दोनों के गुण रखती है। ये जैसे जड़त्व आघूर्ण आपने पढ़ा फर्स्ट ईयर में, किस अक्षर से लिखते थे? आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर, आपने जड़ सिग्मा एम आर स्क्वायर ये जड़त्व आघूर्ण पढ़ा। ये टेंसर फिजिकल क्वांटिटी है। और आप कंफ्यूज होते हैं वैद्युत धारा में, वैद्युत धारा कैसी राशि है? सदिश है कि अदिश? अदिश है, ये ध्यान रखिएगा। ये अक्सर कंफ्यूज होते हैं, आप लोग सोचते हैं कि इसमें प्लस से माइनस चलती तो है तो दिशा होनी चाहिए, तो इसको हम सदिश में रख दें। सदिश नहीं है, वैद्युत धारा जो है ये एक प्रकार की अदिश राशि होती है। ठीक, अब सदिशों का निरूपण कैसे होता है, आज यही सब चीजें बेस जाने। पहले सदिश, क्योंकि सदिश जो है ये आपको बीएससी वगैरह करते हैं वहां भी मिलेगा अच्छे से। सदिश निरूपण क्या होता है? सदिशों का निरूपण, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। जैसे भी सदिश में हमको परिमाण पता हो कि 10 न्यूटन बल लगा है और उसकी दिशा पता हो कि उत्तर दिशा में है, तो हम इस सदिश को कैसे रिप्रेजेंट करें? ये फोर्स वेक्टर है, इसको वेक्टर का नाम है फोर्स रख रहे हैं, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? हम क्या करते हैं, जो हमारा परिमाण दिया होता है उतनी लंबी एक रेखा खींच देते हैं और उसकी दिशा वही लेते हैं जो दिशा उसमें दे रखी होती है। जैसे कि 10 न्यूटन है तो यहाँ पर हम लिखते हैं 1 न्यूटन बराबर 1 सेंटीमीटर। एक पैमाना मान लिया, 1 न्यूटन बराबर 1 सेंटीमीटर। तो अगर 10 न्यूटन है तो हमको रेखा कितनी लंबी खींचना है? 10 सेंटीमीटर एक हम लाइन खींच देंगे ये, और उसमें दिशा उत्तर दी है तो उत्तर दिशा में ये हम एरो लगा देंगे। तो सदिश रिप्रेजेंटेशन सदिशों को कैसे निरूपित करें? परिमाण के बराबर लाइन खींच दें और उसमें दिशा की तरफ हम एरो लगा दें। ठीक, तो इसमें जो रेखा की लंबाई होती है ये परिमाण को प्रदर्शित करती है और तीर जो होता है दिशा को प्रदर्शित करता है। अब सदिशों को लिखने के लिए हम क्या करते हैं? अल्फाबेट जो यूज करते हैं, कैपिटल लेटर यूज कर रहे हैं, स्मॉल लेटर यूज कर रहे हैं, उस पर एक एरो का चिन्ह लगा देते हैं। जैसे ये एफ है तो एफ, इसको वेक्टर पढ़ेंगे, एफ वेक्टर सदिश है। और अगर इसका हम परिमाण लेंगे तो उसको केवल हम एफ लिखेंगे, इसमें दिशा नहीं है, इसमें दिशा नहीं है ये। ठीक, तो ये सदिशों का रिप्रेजेंटेशन था। इस प्रकार से हम सदिशों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और जैसे आप 3D पर फिगर पढ़े अगर बोर्ड पर तो नहीं बन सकता है। ये हो गया एक्स अक्ष, ये हो गया वाई, और ये जेड अक्ष हो गया आपका। तो ये आप जानते हैं, मान लीजिए ये ओरिजिन है, मूल बिंदु है। ठीक, तो ये एक्स अक्ष हो गई नीचे की लाइन, ये वाई अक्ष हो गई और ये जेड अक्ष हो गई, 3 अक्ष हो गए ना। तो अब अगर यहाँ पर कोई एक पॉइंट है मान लीजिए, तो इस पॉइंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? बोर्ड पर तो हम ऐसे बना पाएंगे, मान लीजिए है एक्स वाई जेड। तो इस पॉइंट का मतलब क्या? ये ओरिजिन है, तो इस पॉइंट का मतलब क्या है? इस पॉइंट का मतलब है कि इसकी जो है दूरी एक्स अक्ष पर कितने चलने पर प्राप्त हुई है? एक्स। और वाई अक्ष पर जब हम चले इधर को वाई तब प्राप्त हुई है, और जेड अक्ष पर ऊपर की ओर आए हैं जेड दूरी, तब ये पॉइंट प्राप्त हुआ है। समझ पाए इस बात को? अर्थात अगर कहें इस पॉइंट की वाई अक्ष से दूरी कितनी है तो एक्स के बराबर है। देखो इधर को कितना चले थे? एक्स। तो अगर हम कहें इस y अक्ष से इसकी दूरी क्या है? अगर कहें इसकी y अक्ष से ये दूरी क्या है? x है। अगर कहें x अक्ष से इसकी ये दूरी क्या है? y के बराबर है। z अक्ष से जो दूरी z हो जाएगी। ठीक, तो अब अगर हम इस सदिश को रिप्रेजेंट करना चाहें, इसको हम प्रदर्शित करना चाहें, मतलब इसकी हम दिशा बताना चाहें, तो दिशा हम उत्तर दक्षिण तो यहाँ पर नहीं बता सकते। उत्तर दक्षिण में क्या है? तो हम क्या करते हैं, एक स्थिर बिंदु होता है, एक स्थिर बिंदु होता है कोऑर्डिनेट सिस्टम में, जिसको हम ओरिजिन कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। तो हम इसके सापेक्ष इसकी दिशा बताना चाहते हैं।
मतलब अगर दिशा पता हो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कुछ तो वो बोल देंगे। लेकिन कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या है कि हमको एक स्थिर बिंदु होता है O, हम इसके सापेक्ष बता सकते हैं कि ये कितने कोण पर है और ये किस दिशा में है। तो जैसे ये OP एक सदिश बन गया, हमने O से P को मिलाया तो OP एक सदिश बना। तो अब इसका सदिश रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करें? देखो x क्या है इस दिशा में परिमाण, ये y क्या है y दिशा में परिमाण, और z क्या है z दिशा में परिमाण है। यदि हम किसी भी अक्ष की दिशा में परिमाण को उसी दिशा के एकांक सदिश से गुणा कर देते हैं तो वह सदिश बन जाता है। जैसे हम कहें पूर्व दिशा में I एकांक सदिश है, ठीक, और कहें इधर कोई 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रहा, तो अभी ये क्या है चाल है। और जैसे इस परिमाण को हम इसी दिशा के एकांक सदिश से गुणा कर देंगे, अब ये सदिश हो जाएगा, क्या बन जाएगा, वेग बन जाएगा, वेक्टर बन जाएगा। तो वेक्टर कैसे बनता है? अगर किसी दिशा में हमको परिमाण पता हो और उसी दिशा में जो एकांक सदिश हो कोई, उससे हम उसको गुणा कर दें तो वो सदिश बन जाता है। तो अब हमको अगर OP सदिश निकालना है, OP वेक्टर, तो हम क्या करेंगे? जो x परिमाण है x दिशा में है, x दिशा में एकांक सदिश I होता है, इसको गुणा कर दें, प्लस ये जो हमारा y दिशा में परिमाण दिया है y दिशा में कौन सा होता है, j होता है, yj हो जाएगा, ऐसे ही zk हो जाएगा। तो ये हमारा एक वेक्टर बनके तैयार हुआ है। कोऑर्डिनेट सिस्टम में वेक्टर ऐसे ही बनाया रहता है, कोई पॉइंट दिया हो तो उसकी जो ओरिजिन के सापेक्ष स्थिति, ये जो इसकी स्थिति बताई गई है किसके सापेक्ष है, ओरिजिन के सापेक्ष है, मूल बिंदु के सापेक्ष इसकी स्थिति को बताई गई है। इसमें O स्थिर बिंदु है और P जो है ये OP सदिश को प्रदर्शित कर रहा है। अब इसमें सदिशों का परिमाण अगर निकालना हो, अगर हम इसका परिमाण निकालना चाहते हैं कि इसकी लंबाई कितनी है, ये तो बिंदु था, x बिंदु था, और ये O क्या था, ये भी एक बिंदु है, ये है 0, 0, 0। तो अगर कहे इसका परिमाण निकालो, तो इसका परिमाण निकालने मतलब इसका मॉड निकालना होता है ये, और इसका मॉड हो जाता है √x² + y² + z। परिमाण का मतलब OP की लंबाई, ज्यामितीय लंबाई नहीं, उसको स्केल से रख करके डायरेक्ट आप नापेंगे तो जो OP की लंबाई आएगी उसी को हम क्या कहेंगे, इसका परिमाण कहेंगे। क्योंकि हमने अभी कहा ये जो लंबाई होती है वो इस सदिश के परिमाण को प्रदर्शित करती है। तो जब आपने इस फार्मूले से निकाला तो इतनी आई, अगर अभी दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला लगा दो तब भी वही आएगा। देखो OP के बीच की दूरी क्या फार्म, यहाँ 0, 0 x-0 का स्क्वायर प्लस एंड z-0 का स्क्वायर, वही तो आ रहा है यहाँ से भी ना। तो ये इस प्रकार से निकाल लो, चाहे इस प्रकार से निकाल लो। ये जो आपने दूरी निकाला मैथमेटिकल फॉर्म से, ये वेक्टर फॉर्म से आपने इसका परिमाण निकाला हुआ है। अब स्थिर सदिश क्या होता है, पोजीशन वेक्टर क्या होता है, यहाँ पर जाने। स्थिर सदिश, इसको कहते हैं स्थिर सदिश, स्थित सदिश, स्थित सदिश, पोजीशन वेक्टर। देखो जैसे ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये x अक्ष हो गया, y अक्ष हो गया, ये z अक्ष हो गया। यहां पर आपने एक कोई वेक्टर ले रखा है किसी भी डायरेक्शन में, ये AB है मान लीजिए, AB ये एक वेक्टर दे रखा है, आपको बिंदु पता है यहाँ के, मान लीजिए 2, 3, 1 जो भी है, 1, 4, 5 बिंदु है। आप कहे AB का स्थिर सदिश प्राप्त करिए, तो आपको स्थिर सदिश का मतलब है ये जो ओरिजिन है इसके सापेक्ष इसकी स्थिति आपको बताना है, इसके सापेक्ष इसकी स्थिति बताना है। AB का स्थित सदिश क्या होगा, तो देखो AB अगर हम यहां से निकालते हैं AB बराबर, तो फार्मूला हमारा आता है OB - OA। अब ये कहां से आता है, देखो एक सदिश ये OA हो गया, एक सदिश ये OB हो गया, एक अगर स्थित सदिश कहें तो OA है, और B का अगर स्थित सदिश कहें तो OB है। ये स्थित सदिश मतलब कि वह सदिश जो कि इसकी स्थिति को प्रदर्शित करता है, इसी सदिश है। तो अब अगर इनमें हम रिलेशन निकालना चाहें कि अगर हमको A का स्थित सदिश पता हो, B का स्थित सदिश पता हो, तो AB कैसे निकलेगा, तो उसका ये रिलेशन आता है, ये कहाँ से आता है, आपने त्रिभुज नियम पढ़ा है कभी,
किसी क्लास वेक्टर का त्रिभुज नियम। वेक्टर का त्रिभुज नियम होता है कि अगर तीन वेक्टर किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं से परिमाण और दिशा में प्रदर्शित किए जाएं तो इनका जो योगफल होता है इन सदिशों का वो सदैव 0 होता है। तो यहाँ पर हम देखें इनका योगफल करें सबका, किसी एक डायरेक्शन में चले, जैसे ओ ए प्लस ए बी प्लस बी ओ, एक ही डायरेक्शन में जोड़ते हुए चलेंगे, एरो चार्ज इधर को लगाओ, बी ओ इक्वल टू क्या होता है 0। यह सदिशों का त्रिभुज नियम होता है। किसी भी त्रिभुज की तीनों दिशाओं से कोई तीन सदिश दिशा और परिमाण से प्रदर्शित किए जा सके तो इन तीनों का योगफल 0 होता है। तो यहां से अगर हम ए बी को इधर ही रखें, ओ ए, इसको हम क्या कर सकते हैं कि अगर हम माइनस चिन्ह लगा ले तो इसको ओ बी लिख सकते हैं। ये जो एरो है ऊपर ये दिशा को प्रदर्शित करता है कि बी से ए की ओ की ओर, बी से ओ की ओर। अगर हम उसको ओ से बी की ओर लेना चाहते हैं तो वेक्टर में हमको चिन्ह बदलना पड़ेगा, जैसे ही दिशा को बदलेंगे, इक्वल टू 0। तो ए बी सदिश जब हम निकालेंगे तो ये आ जाएगा, बी उधर जाकर प्लस हो जाएगा, ओ बी माइनस ओ ए। तो अगर हमको ए और बी के निर्देशांक पता है, ठीक, तो हमको ओ बी ओ ए तो डायरेक्ट पता हो जाता है। अगर हमको निर्देशांक ए का पता हो तो ओ ए क्या हो गया 2i 3 + 3j + k हो गया ना। और अगर बी के निर्देशांक पता है तो ओ बी क्या हो जाएगा 1i + 4j + 5k। अब कहे ए बी निकालिए तो ए बी इस फार्मूले से आप ए बी वेक्टर निकाल सकते हैं। कोई ये वो नहीं है, ये जो है आप अन्यथा किसी प्रकार से नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि हमने दूरी नहीं कहा इनके बीच की निकाल लो। परिमाण तो निकाल लोगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी से, लेकिन इसकी दिशा क्या निकालोगे? ना तो ये एक्स अक्ष की दिशा में है, ना वाई अक्ष की दिशा में, ना जेड अक्ष की दिशा में। तो ए बी वेक्टर कैसे निकलेगा? इस सूत्र से निकाल पाओगे कि जो निर्देशांक है उनका पहले स्थित सदिश निकालो। ओ ए क्या है? ए का स्थित सदिश, ओ बी है बी का स्थित सदिश, और ए बी वेक्टर आपको निकालना था। तो आप सोच रहे हो कि दो बिंदु दिए हैं तो ए बी हम कैसे और विधि से निकाल सकते हैं? बिल्कुल नहीं निकलेगा। परिमाण निकलेगा लेकिन दिशा नहीं निकलेगी। इस दिशा में है कोई सदिश आई जे के? कुछ नहीं है इस दिशा में, तो फिर वो उस प्रकार से नहीं निकाल पाएगा। तो स्थित सदिश की सहायता से किसी सदिश का मान हम ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक, ये स्थित सदिश यहाँ पर क्या क्या है? ओ ए बराबर आपका 2i + 3j + k, और ओ बी भी स्थित सदिश है, i + 4j + 5k। ये स्थित सदिश दिए हुए, इनकी सहायता से हम ये पूरा डेरिवेशन तरीके है ए बी निकाल। इसका बहुत यूज होना है इस वेक्टर में। तो दो चीजें, यहाँ से वेक्टर की डायरेक्शन बदलोगे चिन्ह बदल जाएगा, और अगर पोजीशन वेक्टर दिए हुए हैं तो हम उस वेक्टर का मान कैसे निकालें, ये यहाँ से जरूरी है सीखना। नाउ एक्सरसाइज 10.1 आप देखिए, इसमें एक्सरसाइज है उत्तर दिशा से 30 अंश पूर्व में 40 किलोमीटर के विस्थापन का आलेखीय निरूपण कीजिए। तो आपको क्या करना है, एक मैप बना देना है। ये हो गया आपका उत्तर, दक्षिण, और यहाँ पर मैप में क्या होता है पूर्व, ये पश्चिम होता है। अब फिर आप उत्तर दिशा से 30 अंश पूर्व में, तो ये पूर्व हुआ, इधर 30 अंश पूर्व में, ये 30 अंश दिशा में ले लिया। एक सदिश को रिप्रेजेंट करना है जिसका परिमाण दे रखा 40 किलोमीटर है, 40 किलोमीटर है। ठीक, तो जैसे ही आप इसमें बना के विस्थापन का आलेख खींचे। अब ये 40 किलोमीटर क्या है? डिस्प्लेसमेंट डी है। ठीक, तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आई जे के फॉर्म में नहीं लिखना है कुछ भी। क्यों? क्योंकि यहाँ का हमको कोऑर्डिनेट नहीं पता है। अगर यहाँ का कोऑर्डिनेट पता होता तो ओपी को हम रिप्रेजेंट कर देते। केवल आपको ये दिशा बता देना, जो एंगल आपने बता दिया, इसका मतलब उत्तर दिशा से 30 अंश के कोण पर ये वेक्टर जा रहा है, बस ऐसे रिप्रेजेंट करना है इसको, और कुछ नहीं करना है। दूसरा देखिए, निम्नलिखित मापों को अदिश एवं सदिश के रूप में श्रेणीबद्ध कीजिए। पहला केजी किलोग्राम है, अदिश है। मीटर उत्तर पश्चिम दिशा में, ये सदिश हो गया, ये सदिश हो गया क्योंकि उत्तर पश्चिम ये दिशा हो, यहाँ पर ये उत्तर है, ये पश्चिम है, ये इसके बीच में जो 45 डिग्री इधर से 45 डिग्री इधर से जाएगा, उत्तर पश्चिम दिशा हो जाएगी। ठीक, अगर दिशा दे रखा है तो फिर वो सदिश है। 40 अंश नहीं, सदिश नहीं है। 40 अंश तो है लेकिन ये तो बताए 40 अंश किधर, किस दिशा से, अदिश हो गया। वाट 40 वाट शक्ति अदिश होती है। कूलाम चार्ज अदिश होता है।
इतने मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये क्या है, पर सेकंड स्क्वायर है कि मीटर सेकंड स्क्वायर है, प्रति है। अच्छा मेरे में प्रति नहीं लगा है, तो ये एक्सेलरेशन है, त्वरण है, ठीक है, ये सदिश हो गया। निम्नलिखित को अदिश एवं सदिश परिमाणों के रूप में श्रेणीबद्ध कीजिए। समय, पहले क्या लिखा है इसमें, साफ नहीं दिख रहा। समय कालांश, समय अदिश राशि है, दूरी अदिश राशि है, फिर क्या बल, बल सदिश है, वेग सदिश है, कार्य अदिश है, ठीक है, तो सब हो गया। अगले उसमें देख लीजिए थोड़ा सा, इसीलिए यहाँ से देखो बिल्कुल बेस से इन लोगों ने खुद शुरू किया है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में अगर फिजिक्स में नहीं पढ़ा आपने तो यहाँ पर जो है आपको सब कुछ नया जानना है। ए बी बी सी, ये इसमें कहा है कि सह आदिम समान संरेख परंतु असमान ऐसे सदिशों को बताना। लिखा निम्नलिखित सदिशों को पहचानिए। तो सब इसमें एरो भी लगा हुआ है इन दिशाओं में, देखिए यहाँ पर एरो लगा हुआ है इधर की ओर, इसमें ऐसे लगा हुआ है, और ये इस डायरेक्शन में है, ये इस डायरेक्शन में है। अब इसी में सदिशों के पहचान भी जाएंगे। सबसे पहले सह आदिम, सह आदिम वे सदिश होते हैं जो एक ही बिंदु से शुरू होते हैं। ये परिभाषा है सह आदिम की, वे सदिश जो एक ही बिंदु से शुरू होते हैं। तो जैसे ए और डी, ए और डी क्या है, सह आदिम है, ए और डी सह आदिम सदिश है। और भी कोई है जो एक ही बिंदु से शुरू होते हैं, और कोई नहीं है। एक बिंदु से शुरू होने वाले ये दोनों यहीं से एक बिंदु से शुरू हो रहे हैं, तो सह आदिम हो जाएंगे ए और डी। परिभाषा में पीछे पढ़ लें। समान सदिश, समान सदिश वे सदिश होते हैं जिनका परिमाण भी समान हो, दिशा भी समान हो। तो देखिए डी और बी, डी व बी समान सदिश है, इनकी लंबाई भी समान है और दिशा भी समान है। संरेख परंतु असमान, संरेख परंतु असमान, संरेख का मतलब होता है एक ही रेखा में अर्थात समांतर हो, ठीक, लेकिन असमान उनकी दिशा विपरीत हो। तो ऐसे कौन से हैं, ए और सी। संरेख का मतलब क्या होता है, समांतर एक ही रेखा में होना, ए व सी। ये जो है ये संरेख है लेकिन असमान है, संरेख किंतु असमान है। संरेख का मतलब सदा एक ही रेखा में अर्थात समांतर होता है, ठीक। तो ये कुछ सदिशों के प्रकार थे, ये सब क्या करोगे लिख करके, एग्जाम में कुछ नहीं आना है आपको, बस समझना है यहाँ से चीजों को। जीरो सदिश भी होता है लेकिन उसकी दिशा क्या होती है, अनिश्चित। अगर हम कहें मूल बिंदु की कोई दिशा होती है तो होती है अनिश्चित दिशा होती है। मतलब सदिश अगर हम कहें जीरो सदिश, जीरो सदिश को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ये जीरो सदिश, तो वेक्टर साइन लगा, इसका मतलब दिशा तो इसकी है लेकिन क्या है, अनिश्चित है। आप परिभाषित डिफाइन नहीं आप कर सकते। निम्नलिखित का उत्तर सत्य अथवा सत्य के रूप में दीजिए, ये देख लीजिएगा अपना। आप सदिशों का योग देखिए कैसे किया जा रहा है। सदिशों का योग, जैसे सदिशों का योग एक ट्रायंगल रूल आपने अभी नहीं पढ़ा, सदिशों के योग का एक ट्रायंगल रूल होता है। जैसे हम कहें सदिश ए, ये बी है, ये सी है, तो हम क्या करते हैं, हम जानते हैं इन सबका योगफल क्या होता है, जीरो होता है। इन तीनों सदिशों की ये डायरेक्शन मैंने सेम बनाया है, तो इन सबका योगफल, सदिशों का योगफल ए प्लस बी प्लस सी, ये जीरो के बराबर होना चाहिए। तो अगर इसमें से हम कहें ए सदिश निकालना है केवल ए, तो ए सदिश हो जाएगा माइनस बी सदिश। इसको इस प्रकार से हम लिख लें, एक मिनट, इसको हम ए बी सी ऐसे लिखें, ए बी सी। तो यहाँ पर सदिश कौन कौन बनेंगे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब अगर हम कहें यहाँ से ए बी सदिश निकालिए, तो ए बी सदिश, अभी योगफल यहीं से सिस्टम समझ जाओगे योगफल कैसे होता है। तो अगर ए बी बराबर निकाले तो इनको उधर चेंज करेंगे, क्या हो जाएगा, बी सी और माइनस का सी ए बी बराबर, इसको अगर सी बी कर लो तो प्लस हो जाएगा, इसको अगर ए सी कर लो तो प्लस हो जाएगा। तो आपने देखा क्या, सी बी और ए सी सी बी बराबर ए बी के है। आपने देखा ए प्लस ए सी प्लस सी बी बराबर ए बी, अर्थात आपको जैसे बहुत सारे सदिश दिए हुए हैं इस प्रकार से,
आपको कहे ए बी सी डी, डी यहाँ पर हो गया ई एफ जी। अगर इसमें कहे आप ए पी सदिश निकालिए, ये सदिश सब दे रखे हैं, तो आपको सीधा सा तरीका बताएं, चाहे जितनी डायमेंशन हो, आपसे ए बी कहा है तो ए बी रास्ते से ना जा करके ए से ही शुरू करके किसी दूसरे रास्ते से चले आइए। आप सबको लिखते हुए जोड़ते हुए ए बी सदिश का परिमाण हो रहा है। ए से बी को नहीं जाना है आपको, ऐसे नहीं जाना, इसके इस रास्ते को छोड़ दो, किसी दूसरे रास्ते से ये सब जोड़ते चले आओ, प्लस करते चले आओ, ये बराबर किसके हो जाएंगे, ए बी के हो जाएंगे। ये सदिशों को जोड़ने के लिए एक सिस्टम बता रहे हैं और सब जगह सक्सेस हो गए। जैसे भी कोई भी आकृति दी हुई है ए बी सी डी, इसमें कोई एरर नहीं लगा, आपसे कहा ए बी सदिश निकालिए, तो ए बी सदिश में आप ए से बी की ओर मत जाइए, कोई भी दूसरे रास्ते से चले आइए ए से बी तक, सबको जोड़ते हुए, तो वो इनका सबका योगफल हो जाएगा। जैसे आपने कहा ए सी प्लस सी ए सी बी, ए सी प्लस सी बी, तो ए बी बराबर क्या है, ए सी प्लस सी बी। आप ये भी कर सकते थे ए बी बराबर ए डी प्लस डी सी प्लस सी बी, ये भी कर सकते थे। तो सदस्यों को जोड़ने का सदस्यों के योग का त्रिभुज नियम से हम ये निष्कर्ष निकालते हैं। ये केवल त्रिभुज नियम बताता है कि केवल 3 वेक्टर में कि हमने जब ए बी निकाला तो देखो ए से बी नहीं गए, ए सी और सी बी चले आए और उसको जो है हमने योग कर दिया। तो ऐसे ही कहीं भी योग करना है, जिस वेक्टर का योग में उस रास्ते से नहीं आकर दूसरे किसी रास्ते से सभी सदस्यों को जोड़ते हुए चले आइए और वही उसका योगफल हो जाएगा। तो आप यहाँ त्रिभुज नियम में अगर लिखना है तो इतना लिख सकते हैं, ये है योग का त्रिभुज नियम। योग का त्रिभुज नियम इसमें डेफिनेशन में हम लिखा रहे हैं। अब हम जब सदिशों को पढ़ते हैं, सदिशों के प्रकार, तो एक आता है एकांक सदिश, यूनिट वेक्टर। एकांक सदिश इसको कहते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है, देखिए, जिसका परिमाण 1 हो वह सदिश, जिसका परिमाण 1 हो, अगर मॉड निकालें तो 1 निकल के आए। जैसे आई जे के हैं, ये आई जे के ये सब क्या है, एकांक सदिश हैं। इनका अगर हम मॉड निकालेंगे तो सबका मॉड बराबर बराबर होता है, कितना होता है, 1 होता है। तो एकांक सदिश वे सदिश होते हैं जिनका परिमाण हम अगर निकालते हैं तो 1 प्राप्त होता है। और अगर कोई सदिश इस प्रकार से दे रखा हो, आई इक्वल टू मान लीजिए एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, अगर इस रूप में दे रखा है तो इसका हम एकांक सदिश हमको निकालने का सूत्र होता है एक कैप। एकांक सदिश को लिखते हैं एक कैप से, वेक्टर हटा देते हैं, ये बराबर होता है वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए। इससे एकांक सदिश निकाला जाता है। तो ऊपर ये वेक्टर रख दोगे पूरा जे प्लस जेड के, इसकी सब जरूरत पड़ेगी। अब नीचे मॉड इसका निकालना है, मॉड निकालना जान चुके हो पीछे, प्लस जेड। ये तो एकांक सदिश, अगर ऐसा सदिश कोई दिया तो उसका एकांक सदिश हमको निकालना आना चाहिए। ये जैसे हम कहें कि इस दिशा में 10 न्यूटन फोर्स, हम कहते हैं ए की दिशा में 10 न्यूटन फोर्स, तो 10 न्यूटन ये तो परिमाण हो गया 10। अब फोर्स इस दिशा में लेना है तो इस दिशा में हमको पहले यूनिट वेक्टर फाइंड करना पड़ेगा, क्या, ए। तो ए क्या हो गया, ए की दिशा में एकांक सदिश हो गया। अब एकांक सदिश को जब हम परिमाण से गुणा कर देंगे 10 ए कैप, अब ये बन जाएगा सदिश बन जाएगा। अभी तक 10 न्यूटन क्या था, अदिश था, ठीक है। अगर हम कहते हैं 10 न्यूटन फोर्स ए की दिशा में है तो पहले ए की दिशा में हम यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे, निकालेंगे, जो कि ये आ जाएगा पूरा हमारा। तब इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब ये सदिश बनेगा 10 इंटू ये पूरा लिखा जाएगा। अब आई जे के खुद में एकांक सदिश है, इसीलिए अगर कहे वाई अक्ष पर कोई इलेक्ट्रॉन चल रहा है इतने वेग चाल से, तो उसको जैसे हम जे से गुणा करेंगे डायरेक्ट वो क्या बन जाएगा, वेक्टर बन जाएगा, क्योंकि आई जे के ऑलरेडी वेक्टर्स होते हैं। तो इसमें एकांक सदिश की डेफिनेशन, समांतर सदिश क्या होते हैं, जैसे कि ये एक सदिश जा रहा है, ये एक सदिश जा रहा है, तो समांतर है कि नहीं है, ये समांतर है कि नहीं है। ये मान लीजिए आई प्लस जे है, अगर ये आई प्लस जे है, इसका परिमाण जो यहाँ पर 1 है मान लीजिए, तो अगर हम यहाँ पर लिख दें 2,
आई प्लस जे। तो ये दोनों वेक्टर जो है समान पैरेलल वेक्टर होंगे, समान सदिश होंगे, समांतर सदिश होंगे। समांतर सदिश का मतलब है कि उसकी दिशा सेम होनी चाहिए, परिमाण से कोई मतलब नहीं है। इसका परिमाण इसका जो है उससे क्या है 2 गुना, इसकी लंबाई हमने 2 गुनी खींची है, तो ये 2 गुना है, लेकिन ये दोनों समांतर तो हैं। तो आपने देखा क्या, अगर ये वेक्टर आपका ए है, ये वेक्टर आपका बी है, तो ये समांतर सदिश होंगे। यहाँ पर लैम्डा का मान कुछ भी क्यों ना आ जाए, लैम्डा मीन्स कोई कांस्टेंट अचर आ जाए। में से जो वेक्टर फॉर्म में लिखा है वेक्टर इसका सेम होना चाहिए और परिमाण इसका है, चाहे 8 गुना हो, 10 गुना हो, 20 गुना हो, इससे मतलब नहीं है। तो 2 सदिश समान होंगे, जैसे कि अब इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे, ए बी वेक्टर ये हो गया, ये सी डी हो गया, सी डी वेक्टर। तो अगर हमको लिखना है 2 समांतर सदिशों की कंडीशन क्या होती है, तो हम कहेंगे ए बी इक्वल टू लैम्डा सी डी। अगर 2 सदिश ए बी और सी डी समांतर है तो उसमें क्या होगा, यहाँ कोई कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है, 1 हो सकता है, 3 4 कुछ भी हो सकता है, बट ये समान सदिश समांतर सदिश होंगे। और समान सदिश में क्या होता है कि ये भी इक्वल होना चाहिए। समान सदिश वे सदिश होते हैं जिनका परिमाण और दिशा दोनों सेम हो, और समांतर सदिश वे होते हैं जिनकी दिशा सेम हो, परिमाण भले ही समान न हो। तो ये समांतर सदिश जहां प्रूव करना होगा हम ये प्रूव करेंगे, ए बी बराबर लैम्डा सी डी, इस प्रकार से। अब यहाँ पर एक और नोट समझ लीजिए, देखिए इसको आप ए बी इक्वल टू सी डी नहीं लिख सकते, क्योंकि ए बी सी डी के परिमाण तो बराबर हैं, लेकिन की दिशाएं विपरीत है। ये है ए से बी और ये सी से डी नहीं है। ये अगर इसको आप सी डी लिखना चाहते हैं तो लिखना पड़ेगा माइनस, दिशा विपरीत है ना। तो अगर आप लिख रहे हैं इसको ए बी और इसको लिख रहे हैं सी डी तो माइनस लिखना पड़ेगा, और या फिर इसको लिखिए ए बी इक्वल टू डी सी लिखिए ये। तो अगर हम ये जो एरो लगा है इसकी विपरीत दिशा ले रहे हैं तो उसमें हमको माइनस लगाना पड़ेगा। कहने का मतलब है यहाँ पर ए बी हम ले रहे हैं इस दिशा में, तो सी डी भी इस दिशा में अगर ये एरो लगा होता तो इक्वल होगा। अगर एरो विपरीत दिशा में लिखा है अर्थात इसकी दिशा विपरीत है तो माइनस लगाकर ही सी डी आप लिख पाएंगे। ये सभी इसमें यूज होने हैं तथ्य। एक्सरसाइज 10.2 देखिए, इसमें है निम्नलिखित सदिशों के का परिमाण ज्ञात कीजिए। तो निकाल लोगे किसी एक कैसे बता दें, ए इक्वल टू आई प्लस जे प्लस के। परिमाण मीन्स मॉड ऑफ ए क्या हो जाएगा, अंडर रूट यहाँ क्या है 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर बराबर 3 आ जाएगा, अंडर रूट 3 आ जाएगा। तो आप इन तीनों का परिमाण निकाल लोगे ना, तो सबके सामने रखिए। समान सदिश वाले 2 विभिन्न सदिश लिखे, समान परिमाण वाले जो 2 विभिन्न सदिश लिखे। समान परिमाण वाले देखिए, समान परिमाण वाले अगर सदिश लिखना है हमने एक लिख दिया आई प्लस जे प्लस के, ये लिखा है। अब कोई ऐसा सदिश एक और लिख दो जिसमें यही फिर से आ जाएगा। यहाँ पर हम चलो कितना आ रहा, अंडर 3 आ रहा है, एक और लिख दे रहे हैं बीसी। बीसी में क्या लिखे कि फिर से अंडर रूट 3 ही आ जाए, तो हम इसको कहते हैं अंडर रूट 3 आई। लो ये वेक्टर ये भी तो है, जे के नहीं है। इसका परिमाण निकालोगे तो कितना आएगा, अंडर रूट 3 आएगा, और इसका भी परिमाण निकालोगे तो इसका स्क्वायर करोगे ना, अंडर 3 तो आ जाएगा। तो बहुत सारे बन सकते हैं, एक थोड़े समान परिमाण आना चाहिए, दिशा से कोई मतलब नहीं है, समझ रहे हैं। ये बन गया समान परिमाण वाले सदिश बन गए। ये भी लिख सकते थे अंडर रूट 2i प्लस जे, इसका भी परिमाण निकालो तो क्या आ रहा है, अंडर रूट का स्क्वायर करोगे 2 आ जाएगा, 1 अंडर रूट 3 तो आ रहा है। तो समान परिमाण वाले बहुत से सदिश लिखे जा सकते हैं, परिमाण समान आना चाहिए, दिशाएं जो है चाहे जो हो। तो ये इतने लिख दिया समान परिमाण के सभी सदिश हैं। समान दिशा वाले 2 विभिन्न सदिश लिखिए, मतलब दिशा समान केवल होनी चाहिए। अभी तक परिमाण समान था, अब दिशा समान होनी चाहिए। तो जैसे कि ये एक सदिश हमने लिखा है आई प्लस जे प्लस के, दूसरा सदिश हमने ये लिख दिया 2i प्लस 2j प्लस 2k। तो देखिए कि परिमाण भिन्न भिन्न है लेकिन दिशा समान है। यहाँ से आप 2 कॉमन ले लो तो ये भी तो i j के लिखा है ना, i j प्लस के। तो ये सदिश हो गए समान सदिश किंतु परिमाण अलग अलग, भिन्न भिन्न सदिश इनकी दिशा समान। दिशा को कौन निर्धारित करता है, i j के वेक्टर निर्धारित करते हैं दिशा को, ठीक।
x और y के मान ज्ञात कीजिए ताकि सदिश 2i प्लस 3j इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे हो। देखिए दो सदिश समान अगर होते हैं तो उनके i j के कोफिशिएंट भी समान होंगे। जैसे a1i प्लस a2j प्लस a3k अगर बराबर है b1i प्लस b2j प्लस b3k, अगर ये दोनों सदिश बराबर है तो इसका मतलब i का कोफिशिएंट i के कोफिशिएंट के बराबर अवश्य होगा। a2 बराबर b2 एंड a3 इक्वल टू b3, ये बराबर अवश्य होगा। आप नोट में लिख सकते हैं कि समान सदिशों की कंडीशन होती है। तो इसमें दिया हुआ है 2y प्लस 3j बराबर xi प्लस yj, ये है। तो यहाँ पर x बराबर 2 आ जाएगा और y बराबर 3 आ जाएगा। बस ये कर देना है, इस पे लिख लीजिए, लिखना बस इतना याद है।